अब मेरे पास जो आज का टॉपिक बचा है वो है पूरा का पूरा सेबी के बारे में, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ कुछ एक दो और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो भी मैं तुम लोग को इसमें ही बताने वाला हूँ। राइट, अब सेबी है क्या? देखो, सबसे पहले ये कुछ डेट्स लिखी है मैंने, अगर याद हो जाती है भाई तो बहुत ही अच्छी बात है। एग्जाम में लिख के आओगे एक अलग इंप्रेशन आएगा, क्योंकि 100 में से 5 या 4 कॉपी ऐसी होंगी जो डेट्स लिख के आ रहा होगा। बाकी ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो ये डेट्स याद करके जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनकी मैं तुम लोग को एक लिस्ट दूंगा जिसके अंदर 8 से 10 डेट्स होंगी। बोर्ड्स के टाइम पे दूंगा, बस तभी याद कर जाना और उनको एग्जाम में लिख के आना। नंबर ऐसे आएंगे शानदार, क्योंकि हर कोई नहीं लिख के आता। व्हाट यू हैव टू डू इज टू मेक योर कॉपी इंप्रेसिव। इंप्रेसिव कैसे बनती है? इसी चीज़ों से बनती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा, उसी की मदद से आएंगे 100 और 100। चलो देखो, सेबी बेसिकली स्टैब्लिश हुआ पहली बार, फर्स्ट टाइम जब गवर्नमेंट लेके आया। कब लेके आया? 12 अप्रैल 1988। लेकिन 1988 में इसको लीगल स्टेटस नहीं मिला। लीगल स्टेटस कब मिला? 30 जनवरी 1992 ऑर्डिनेंस के थ्रू लीगल स्टेटस दे दिया गया, और उसके बाद फिर ये एक्ट बन के आ गया इसके बाद। तो इट वाज टू फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसके अंडर काम करना था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आएगा ऑब्वियसली। और स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया 30 जनवरी 1992। तो ये दो डेट्स फिर बोल रहा हूँ, याद कर लेना, कॉपी इंप्रेसिव बन जाएगी। सही है। ऑब्जेक्टिव्स क्या पर्पस थे? सेबी क्यों लाया गया था? क्या मकसद था एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी बॉडी को लाने की, जो कि जबकि कंपनीज एक्ट ऑलरेडी ये सारे काम कर रहा था, तो फिर सेबी को क्यों लाना पड़ा? सेबी क्या कर रहा था? द ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो ट्रेडिंग का स्ट्रक्चर था वो जस्ट डेवलप हो रहा था, इनिशियल फेसेस में था। लोग ट्रेडिंग सीख रहे थे, लोग देख रहे थे कि हाँ स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट होता है, शेयर क्या चीज़ है, डिवेंचर क्या चीज़ है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो उस टाइम पे इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड होने के भी चांसेस थे, क्योंकि शुरू शुरू में इतना ज़्यादा, मतलब आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है ऑनलाइन चीज़ें होने की वजह से, लेकिन तब नहीं थी। फ्रॉड्स भी ज़्यादा होते थे, मैनिपुलेशंस होती थी। तो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स के सेबी को लाया गया। नंबर 2, टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज। ऑब्वियस सी बात है, स्टॉक मार्केट में जब सारे सेल परचेज होगा तो उसके कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस तो होने चाहिए। तो रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए, देखने के लिए जो बॉडी काम करेगी वो होगी सेबी। सेबी का काम क्या था? टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज, टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस। किसी भी तरीके की ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिस ना हो, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग होती थी। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है कि जैसे सपोज मैं किसी कंपनी के अंदर ही काम करता हूँ, मैं मैनेजर हूँ या मैं कोई एम्प्लॉय हूँ जिसको कंपनी के बारे में जानकारी रहती है। अब मैंने क्या करा, मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार कंपनी ना एक बहुत बढ़िया जगह इन्वेस्ट कर रही है, जिससे आने वाले टाइम में कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट्स होंगे और कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। तो तू एक काम कर, तू कंपनी में 1 करोड़ रुपए लगा दे। ये 1 करोड़ आने वाले 5 साल के अंदर अंदर 10 करोड़ बन जाएंगे। तो मैं उसको इनसाइड नॉलेज दे रहा हूँ, मैं उसको अंदर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करने वाली है, क्या होने वाला है। अब वो इसमें इन्वेस्ट करता है और ह्यूज मार्जिन कमा लेते हैं प्रॉफिट का, वो भी और मैं भी। और जो बाकी लोग हैं जो जेन्युइननेस के साथ, अपनी नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको कुछ मिलने नहीं वाला। तो अल्टीमेटली ये चीज़ मैल प्रैक्टिस मानी जाती है, गलत मानी जाती है। तो ऐसी चीज़ों से, इनसाइडर ट्रेडिंग से या इस तरीके की और फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज से बचने के लिए भी उस पर भी नज़र बना के रखी है सेबी ने। इसके बाद टू डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट, एक कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स डेवलप करना एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन है? जैसे आपके ब्रोकर्स, जैसे आपके बैंकर्स, जो आपकी हेल्प करते हैं ट्रेडिंग करने में, क्योंकि आप डायरेक्टली ऑनलाइन में भी आपको एक डीमैट अकाउंट तो चाहिए, एक ट्रेडिंग अकाउंट तो चाहिए। ब्रोकर की मदद तो लेनी पड़ेगी ना, बैंकर की मदद तो लेनी पड़ेगी। अब अगर वही लोग फ्रॉड करने लगे तो उनका रजिस्ट्रेशन सेबी बोलता है कि रजिस्टर्ड होने चाहिए ब्रोकर्स। सारे सब ब्रोकर्स, सब म्यूचुअल फंड्स जो काम कर रहे हैं, उन सबका रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, इस सब पे ध्यान देने का भी ऑब्जेक्टिव था सेबी का मेन। ठीक है। इसके बाद अब आते हैं मेन फंक्शंस। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सावधान इंडिया लिखना बनता है, एग्जामिनेशन में आएगा, अच्छे से याद करके जाना। कितने फंक्शंस परफॉर्म करता है सेबी? 3। कौन कौन से? प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंटल और रेगुलेटरी। ठीक है। प्रोटेक्टिव नाम में ही है, प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर को बचाना, इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड ना हो किसी तरीके का। डेवलपमेंट करना, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो इंटरमीडियरीज हो, चाहे वो अल्टीमेटली इन्वेस्टर ही क्यों ना हो, स्टॉक एक्सचेंज के लोग ही क्यों ना हो, जितने भी लोग हैं सबका डेवलपमेंट होना चाहिए प्रॉपर।
रेगुलेटरी, रूल्स और रेगुलेशंस, अलग अलग चीज से रिलेटेड। सबसे पहले प्रोटेक्टिव की बात करते हैं, इन्वेस्टर को कैसे बचाना है। नंबर 1, प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, किसी भी तरीके की कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होगी। देखो अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होगी तो प्रोटेक्ट होगा ना इन्वेस्टर का इंटरेस्ट। अगर मैं ही इन्वेस्टर हूँ, मैं पैसा लगा रहा हूँ, मेरे साथ कंपनी फ्रॉड करके पैसा लेके भाग जाए, तो ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, उनका प्रोहिबिशन हो, ये प्रोटेक्टिव फंक्शंस में आता है। दूसरा, कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का एग्जांपल अभी दिया ना मैंने आपको मैनेजर वाला, कि मुझे तो पहले से नॉलेज थी क्योंकि मैं कंपनी के अंदर काम करता था, इससे मैं मार्जिन कमा सकता था बढ़िया, इसको रोकना, ताकि जो जेन्युइन लोग हैं, जो सच में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो सच में अपना पैसा कंपनी को दे के ये चाहते हैं कंपनी काम करे और हमें कुछ कमा के दे, वो लोग आगे बढ़े। प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस, सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो, कोई धोखाधड़ी ना हो किसी चीज की। अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, और जितने भी पॉसिबल रीजनेबल स्टेप्स हो सकते हैं इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए, वो सब लेना सेबी का काम है मेन। डेवलपमेंट के लिए क्या करा, द ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरीज, इंटरमीडिएरीज को ट्रेन करा जाता है हर चीज के लिए। देखो आजकल बिल्कुल ऑनलाइन जमाना है और हर रोज कुछ ना कुछ नया आ जाता है डेली बेसिस पे। कल क्या पता यूट्यूब की जगह कुछ और आ जाए, जैसे तुम लोग देख ही रहे हो आजकल टिकटॉक बैन, पबजी बैन, कुछ और बजता है सब्जी बैन, नो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एवरीथिंग, हर चीज तो नया आ जाता है, तो हर चीज को सीखने में टाइम तो लगता है। इसी तरीके से इंटरमीडिएरीज की ट्रेनिंग देना, अलग अलग कैंप्स लगा के उनको सिखाना कैसे ऑनलाइन काम चलता है, सारी ट्रेनिंग करवाना, उनकी ट्रेनिंग करवाना, ये सब डेवलपमेंट फंक्शंस में आ जाता है। कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन, रिसर्च करना, सर्वेज करना और फिर वो इंफॉर्मेशन जनता को देना, क्योंकि लोगों को नॉलेज मिलेगी तभी तो डेवलपमेंट होगा। स्टॉक एक्सचेंज में भी उतने ही लोग आएंगे, अगर मुझे ज्ञान ही नहीं है तो मैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में करने क्या जाऊंगा, मैं अब कैपिटल मार्केट में जाऊंगा ही नहीं मैं, अगर मुझे पता होगा तो मैं जरूर जाऊंगा। तो ज्ञान बांटना भी इनका काम है। अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे मेजर्स लेना, ये सब इसमें आता है। रेगुलेटरी में सारे रूल्स और रेगुलेशंस, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ब्रोकर का, सब ब्रोकर का। अब जो रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं है ना, वो काम नहीं कर सकता, ब्रोकर का रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तभी वो ट्रेडिंग करवा सकता है, तभी वो एज ए इंटरमीडिएरी काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसके बाद म्यूचुअल फंड्स जो कंपनी के अंदर डील कर रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं स्टॉक मार्केट में, उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर ऑफ द कंपनीज, टेक ओवर के लिए जब एक कंपनी किसी और कंपनी को टेक ओवर करती है, उसकी बिडिंग होती है, बिड्स लगती हैं, तो वहां पे भी सेबी के अनुसार, रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार कोई कंपनी फ्रॉड करके किसी को तो नहीं ले रही, ऐसा तो नहीं हो रहा, इस सब पे ध्यान दिया जाता है। अंडरटेकिंग इंस्पेक्शंस कराना, इंक्वायरीज कराना, ऑडिट करवाना, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और ये बेसिक रेगुलेशन ही तो हैं सारे के सारे, तो ये सब रेगुलेटरी फंक्शंस में आ जाता है। तो बेसिकली सेबी का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंटल और रेगुलेटरी, ये 3 फंक्शंस आपको पता होने जरूरी है। चैप्टर हो गया भाई समाप्त। अब बचते हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स। देखो जैसे कि हमारे यहाँ कुछ एक टॉपिक आता है इसके अंदर, डीमेटीरियलाइजेशन। डीमेटीरियलाइजेशन, अगर मैंने स्पेलिंग कुछ थोड़ा बहुत देखा था, शब्द इधर कर दिया हो तो मैच कर लेना भाई। डीमेटीरियलाइजेशन से ही आया था निकल के डीमैट, डीमैट अकाउंट आया था ना। पहले क्या होता था, जितने भी शेयर्स होते थे वो सारे के सारे पेपर फॉर्म में होते थे, कि मैंने अगर कंपनी का शेयर लेना है तो शेयर सर्टिफिकेट कागज का मिलता था, कि लाइक सपोज मैंने जियो कंपनी का शेयर खरीद लिया तो ये मुझे शेयर मिल गया जियो का। अब मेरे घर में कोई छोटे मोटे चिंटू मिंटू हैं, उन्होंने क्या करा, ये क्या है, ये खत्म, मेरे पैसे सारे खराब। ऐसा बहुत नुकसान होते थे लोगों के कि बच्चों ने खराब कर दिए। उस पर कोई रिलेटिव आया तो मम्मी ने कहा और तो कुछ है नहीं भाई, प्लेट फ्लूट तो इसी पे रख के समोसे खिला देते हैं, लो बेटे समोसे खा लो, आओ बच्चों समोसे खा लो। तो शेयर्स, चूहे सबसे ज्यादा नुकसान करते थे, कि हमारे ड्रॉर में शेयर सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं, उनको कर गए काम। तो ये बहुत नुकसान होते थे उस टाइम लोगों के। तो अब ना हो तो सब ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन फॉर्म में ट्रेडिंग करने के हिसाब को ही हम लोग डीमेटीरियलाइजेशन बोलते हैं, कि अब ये मटेरियल फॉर्म नहीं है, ये डीमेटीरियल फॉर्म है। सब कुछ ऑनलाइन होगा भाई, मेरे फोन में है मेरे शेयर्स, खा लो। फोन खा भी लोगे तो भी किसी और अकाउंट खोल लूंगा, दूसरे फोन में अकाउंट खोल लूंगा, होगा तो सब अकाउंट से ना। पैसा जाना है, शेयर आ जाएंगे सारे के सारे ऑनलाइन फॉर्म में। तो ये सब डीमेटीरियलाइजेशन होता है। अच्छा, कुछ टर्म्स हम लोगों ने और देखी। एक होता है डिपॉजिटरीज, कि डिपॉजिटरी क्या होता है। एक टर्म आता है डिपॉजिटरी। अब देखो, डिपॉजिटरीज आर जस्ट लाइक बैंक, जैसे आप अपने बैंक में जाके पैसा रखते हो ना, उसी तरीके से ऑनलाइन फॉर्म में शेयर रखने के लिए जो बैंक्स हैं वो डिपॉजिटरीज होते हैं। मतलब ये सिर्फ बैंक की जैसी फंक्शन करते हैं।
इन डिपॉजिटरीज में ही हमारी सारा सेटलमेंट होता है, सारी डीलिंग होती है। करवाता कौन है? डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट, डीपीज बोलते हैं इनको, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? वही सब ब्रोकर, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो जनता के बिहाफ पे सारा काम करवा देते हैं। सही है। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में, अच्छा डिपॉजिटरी कितनी है हमारे यहाँ? 2 हैं, NSDL और CDSL। ये हमारे पास 2 डिपॉजिटरीज हैं जो काम करती हैं। सही है। NSDL और CDSL। NSDL क्या है हमारे पास? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। NSDL क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, एक तो ये है। और CDSL क्या है? CDSL है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये हमारे पास 2 डिपॉजिटरीज हैं जो सारा का सारा काम करने में मदद करती हैं। अब स्टॉक मार्केट में हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज हैं कई सारे इंडिया में जो काम करते हैं। सबसे फेमस जो 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं वो कौन कौन से हैं? NSE BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये सबसे पॉपुलर है हमारे इंडिया में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर कंपनी को डीलिंग करनी है और वो बढ़िया कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है, तो इन्हीं स्टॉक एक्सचेंज से वो डीलिंग कर रही होगी। अच्छा, इसके बाद कुछ इंडाइसेस होते हैं, कुछ लोग इसको इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स होते हैं, इंडाइसेस होते हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि मार्केट में क्या फ्लो चल रहा है, मार्केट में ऊपर जा रहा है स्टॉक का रेट या स्टॉक का रेट नीचे आ रहा है। वो कौन कौन से इंडेक्स होते हैं? मेन हमारे पास 2 सबसे पॉपुलर हैं, वो है निफ्टी और सेंसेक्स। आप लोगों ने शायद देखा होगा टीवी पे, निफ्टी सेंसेक्स चलता रहता है। ये निफ्टी सेंसेक्स बेसिकली है क्या? निफ्टी सेंसेक्स इंडेक्स है, इंडाइसेस हैं, जो क्या शो करते हैं कि मार्केट में शेयर्स ऊपर नीचे किस रेट से चल रहे हैं, क्या प्राइस चल रहा है, मार्केट नीचे है या मार्केट ऊपर है, प्राइसेस आज बढ़े हैं या नीचे चल रहे हैं। बेसिकली निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, और सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। ठीक है। निफ्टी 50, इसके अंदर 50 टॉप 50 कंपनीज के बारे में होता है, उसके एवरेज लेके ये निकालते हैं। और सेंसेक्स इसी तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का होता है। तो ये बेसिकली इंडेक्स होते हैं, इंडाइसेस होते हैं, जो हेल्प करते हैं ये देखने में कि मार्केट में प्राइसेस शेयर्स में ऊपर चल रहे हैं या नीचे चल रहे हैं। ये कुछ बेसिक चीजें थी छोटी छोटी, जैसे डीमेटेरियलाइजेशन, डिपॉजिटरीज, इनके बारे में बता दिया मैंने आपको, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में बता दिया, NSE BSE बता दिए, इंडेक्स क्या होते हैं, निफ्टी सेंसेक्स बता दिए। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में थी मेनली, जो आपको कवर अप करनी थी, और हमने सारी की सारी चीजें अच्छे से कवर अप करी है। स्टिल अगर कोई छोटा मोटा टॉपिक रह गया होगा तो मैं अब रिवीजन कराऊंगा, केस स्टडी सीरीज कराऊंगा, तब आपका ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से, अगर पिछले 10 चैप्टर, ये 10th चैप्टर है, उसमें भी कोई टॉपिक हमारा कोई स्मॉल रह गया एक आधा, तो डोंट वरी एट ऑल, केस स्टडीज के साथ साथ हम लोग कवर अप कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 10 हो जाता है कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, एक लाइक तो बनता है, और सबके साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।